हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल न्यू अनलिमिटेड स्टडी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से बनाया गया था और इसको डिज़ाइन कैसे किया गया और इसको बनाने में कितना समय लगा हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और इसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना न भूलिएगा। तो चलिए हम जानते हैं कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फॉर्मेशन किस तरह से हुआ। तो फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम बात करें बिफोर 1947 की, यानी 1947 मीन्स हमारा जो इंडिया है जब इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था या फ्रीडम उसे नहीं मिली थी, तो हमारा इंडिया कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। अब जो हमारे इंडियन जो लोग थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो यह सोच रहे थे कि हमें अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए और उसे अप्लाई भी करना चाहिए। तो द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी न्यू what type of constitution they wanted in our freedom struggle was also based upon it। तो हमारे जो इंडियन मेकर्स थे जो वही जानते थे कि हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनाया जाना चाहिए। तो इन 1928 जो मोतीलाल नेहरू जी थे वो कांग्रेस के लीडर रहे थे और उन्होंने अपनी नेहरू रिपोर्ट के दौरान ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी ड्राफ्ट कर दिया था 1928 के दौरान। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया मैनी कॉलोनियल रूल्स के द्वारा, ना मैनी कॉलोनियल रूल के द्वारा मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा भी यह हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया था। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के समय जो महात्मा गांधी जी थे उनके क्या ओपिनियन थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो उन्होंने अपने ओपिनियन बताए हैं कि नो फॉरेन रूल। वे चाहते थे, महात्मा गांधी जी चाहते थे कि कोई भी हमारे इंडिया में फॉरेन रूल न हो। नेक्स्ट है इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स हमारे इंडिया में डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट कल्चर के लोग यहाँ पर लिव करते थे, तो इनमें एक इक्वालिटी हो, न कि ये क्या हो अनइक्वली तरीके से एक दूसरे को ट्रीट करे। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ऐसा होना चाहिए कि सभी रिलीजन या सभी कास्ट के लोगों को इक्वल राइट्स प्रोवाइड हो, इस तरह का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। थर्ड थिंग थी पीस इन सोसाइटी। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि सोसाइटी जो हमारा जो समाज बने उसमें एक शांति बनी रहे, न लोग एक दूसरे से लड़े नहीं, ठीक है, इस तरह का वह कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे बनाना। नेक्स्ट है नो अनटचेबिलिटी। अब अनटचेबिलिटी मीन्स यानी हमारे जो इंडिया है उसमें डिफरेंट कास्ट और रिलीजन के लोग रहते हैं। अब कहीं ना कहीं इनमें एक अनटचेबिलिटी थी। अनटचेबिलिटी छुआछूत या कह सकते हैं कि किसी से भेदभाव की दुर्भावना न हो, या कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया जाए वो किसी से भेदभाव न करे, सभी को इक्वल राइट्स देने होंगे और फीमेल इक्वल टू मेल। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए हमारा कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों को इक्वल राइट्स मिले, न कोई ज़्यादा न कोई कम, किसी दोनों को एक इक्वली राइट्स मिलने चाहिए। ये उनका कॉन्स्टिट्यूशन का ये वो इस तरह से बनाना चाहते थे। अब आगे आते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना और किस तरह से उसे ड्राफ्ट किया गया, इसको थोड़ा हम आगे समझेंगे। लेकिन हमारे इंडिया जो है वो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बनाया गया। सबसे पहले तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई थी वो इलेक्शन के द्वारा चुनी गई थी या इलेक्शन के द्वारा उन्हें बनाया गया था। तो ये एक ग्रुप ऑफ मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो 296 मेंबर थे। कितने मेंबर थे इसमें? 296 मेंबर थे। और ये 296 जो मेंबर थे ये प्रोविंशियल स्टेट के थे। कौन से स्टेट के थे? प्रोविंशियल स्टेट के थे। और जो 93 जो मेंबर थे ये कहाँ से चुने गए थे? 93 जो मेंबर थे ये प्रिंसली स्टेट के थे। अब
इसमें 93 जो प्रिंसली स्टेट के थे, अब इनकी अलग स्ट्रेटेजी थी। ये नहीं चाहते थे कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐड हो, क्योंकि ये अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे, क्योंकि ये जानते थे कि कभी हमें फ्रीडम मिलेगी तो हम क्या करेंगे, हम इनमें न मिलते हुए अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, अपने एक स्टेट का एक अलग से अपने राज्य को अलग तरीके से चलाएंगे। इनका ये अपनी स्ट्रेटेजी थी। तो इन्होंने क्या करा, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाने से मना कर दिया। तो अब बचे कितने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, 296 मेंबर बचे थे। अब 96 मेंबर्स में से भी कुछ जो मेंबर थे उसमें से कुछ मुस्लिम थे, कुछ सिख थे और बाकी के जनरल थे। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें 9 मेंबर वुमेन भी थी। कितनी मेंबर थी? 9 वुमेन भी इसमें लीड कर रही थी इस कॉन्स्टिट्यूशन में। तो चलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब बनकर तैयार हुआ? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था, इन्हें अडॉप्ट कर लिया गया था और इसके कुछ पोर्शन भी इनेक्ट कर दिए गए थे कि भैया हमारा यह कॉन्स्टिट्यूशन है और इसे हमें अपनाना है। यह इस तरह से बता दिया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अब इसे इनफोर्स में कब लाया गया? तो इसे इनफोर्स में लाया गया 26 जनवरी 1950 को। ये इनफोर्स में आया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए हम आगे समझते हैं कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रीएम्बल क्या चीज है। तो ये प्रीएम्बल को हम समझते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। मीन्स कि एज अ लाइक अ पोएम जैसे है कि मान लो कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक पोएम की तरह काम करता है। एक ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, एक इंट्रोडक्शन क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में इसमें प्रीएम्बल में बताया गया है। तो अ प्रीएम्बल इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू अ स्पीच लाइक द प्रीएम्बल to the constitution that starts out, we the people of the United States in order to form a more perfect union and establish this constitution। देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रीएम्बल एक रूल बुक की तरह काम करता है, जिसमें हमें यह बताया जाता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से अप्लाई किया जाएगा और इसमें कितने सारे रूल है, ये सारी चीजें उस प्रीएम्बल में बताई गई है। इट कंटेन्स ऑल द फिलोसफी एंड द मोरल वैल्यूज ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ड। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसमें किस तरह से फिलोसफी है, क्या क्या उसमें आर्टिकल है, कितने उसमें शेड्यूल है, ये सारी चीजें उसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड द स्टैंडर्ड टू एग्जामाइन एनी लॉ एक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू फाइंड आउट इट्स गुड्स और बैड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी बताया गया है कि भैया हमारे द्वारा कोई अच्छा काम किए जाने पर या गवर्नमेंट के द्वारा कुछ अच्छा किए जाने पर उसमें कुछ रूल ऐड किए गए हैं या कोई सजा ऐड की गई है, पनिशमेंट भी ऐड की गई है कि भैया अगर कोई क्राइम करता है तो उसके लिए क्या रूल होने चाहिए, यदि कोई अच्छा काम करता है तो उसके लिए गुड चीज़ों के लिए क्या रूल होने चाहिए, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है। तो आगे हम बढ़ते हैं कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए किन लोगों ने आइडिया दिया था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किन लोगों के द्वारा बनाई गई थी और किस तरह से यह सामने आई थी। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया दिया था एम.एन. राव जी ने। किन्होंने दिया था? एम.एन. राव ने दिया था। और उसके 1 साल बाद ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे ऑफिशियली तरीके से डिमांड में ले लिया कि भैया हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है। 1934 में किसने आइडिया दिया? एम.एन. राव जी ने आइडिया दिया। और जस्ट 1 साल बाद 1935 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड कैसे ले ली? ऑफिशियली दे दी कि भैया हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार करनी है, हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है। अब उसके 5 साल बाद इसे एक्सेप्ट किया गया, 1940 को इसे एक्सेप्ट किया गया, एक रॉयल टाइप्स ऑफर में इसे एक्सेप्ट किया गया कि हाँ भैया अब तुम्हें क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है। अब उसके 6 साल बाद
कैबिनेट मिशन आया गया। अब उसके अंदर में कौन आ गई भैया, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीटिंग किस तरह से बिठाई गई थी। तो मीटिंग जो थी वह हर एक पार्ट के बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिठाई गई थी मीटिंग, इसकी पहली फर्स्ट मीटिंग थी 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग बिठाई गई थी। इसके प्रेसिडेंट रहे थे फर्स्ट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा रहे थे। अब ये सबसे मोस्ट एजेड पर्सन में थे उस असेंबली में, तो इनको एज ए रिस्पेक्ट के तौर पर उन्हें, क्योंकि ये सबसे बड़े एजेड थे तो उस असेंबली के मेंबर थे, तो सभी ने सोचा कि भैया इनको आज के दिन का क्या बना दिया जाए, प्रेसिडेंट बना दिया जाए एज ए रिस्पेक्ट, वीडियो रिस्पेक्ट के तौर पर इनको एक प्रेसिडेंट बना दिया गया उस असेंबली का, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अब जो सेकेंड जो मीटिंग थी वो 2 दिन बाद बिठाई गई 11 दिसंबर 1946 को। अब इसमें प्रेसिडेंट चेंज हुए, तो अब इसमें प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसमें प्रेसिडेंट बनाया गया था। और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट भी अब चुन लिए गए, तो वाइस प्रेसिडेंट इसमें कौन रहे थे, एच.सी. मुखर्जी, जिसे हरेंद्र कुंवर जी कहा जाता है। अब इसके एडवाइजर कौन थे, B.N. राव इसके एडवाइजर रहे थे। अब उसके 2 दिन बाद और तीसरी मीटिंग बिठाई गई। अब ये तीसरी मीटिंग कब बिठाई गई थी, 13 दिसंबर 1946 को यह मीटिंग बिठाई गई थी। अब इसमें क्या किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें लीड कर रहे थे, भैया प्रेसिडेंट थे यहाँ उस असेंबली के इस दिन के। तो इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया। भाई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, फिलॉसफी बिहाइंड कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स इन्होंने यह रेजोल्यूशन पास किया कि भैया हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, कि भैया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या सभी को शामिल करना चाहिए, कितने लोगों को, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए कि सभी को इक्वल राइट्स मिले। तो ये सारा डिस्कशन या इस फिलॉसफी में इस रेजोल्यूशन में पास किया गया था। तो उनका ऑब्जेक्टिव एक रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया था कि भैया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो इसमें आगे बढ़ते हैं, एक कमेटी बिठाई गई। अब एक कमेटी इसमें बनाई गई, जिस कमेटी के जो कुछ मेंबर रहे थे, सबसे पहले जो चेयरमैन रहे थे भीमराव अंबेडकर जी थे। ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्ट मीन्स एक खाका तैयार करना कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर थे, चेयरमैन रहे थे भीमराव अंबेडकर जी थे, और इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के फर्स्ट चेयरमैन रहे थे और इनके ही लीडरशिप में ये कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था, तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब ड्राफ्टिंग कमेटी में सेकंड कौन थे भैया, यूनियन पावर कमेटी के कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। स्टेट कमेटी के पंडित जवाहरलाल नेहरू। एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी के सरदार पटेल जी थे। और स्टीयरिंग कमेटी के कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन रहे थे। तो इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके कमेटी मेंबर तैयार किए गए थे। अब इसमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यह बनकर कितने सालों में कंप्लीट हो गया, तो हमारा जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही इसमें एक लंबा टाइम पीरियड लगा था। तो यह बनकर तैयार हुआ 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज को हमारा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर तैयार हो चुका था। कितने समय में, 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज में। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है अब वो कब अडॉप्ट किया गया था, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट एंड इनेक्टेड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन। और इसे इनफोर्स में कब लाया गया, एनफोर्स में लाया गया 26 जनवरी 1950 को यह कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई भी किया गया था। अब इसका क्या कारण था अप्लाई करने का, हम थोड़ा सा जानते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन कब हुआ था, 1929 को। अब इसमें थोड़ा सा हम कहानी समझते हैं कि भैया 26 जनवरी 1950 को ही हमारा जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे बनाया गया है ना, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू
किया गया। तो इसके पीछे की एक स्टोरी है कि 1928 में मोतीलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, उन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। एक नेहरू रिपोर्ट तैयार करने के दौरान उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कुछ रूल थे उसको नेहरू जी ने, जो मोतीलाल नेहरू जी थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया था। जिसमें एक उन्होंने एक्सेप्ट किया था वह था डोमिनियन स्टेट। अब ये डोमिनियन स्टेट क्या होता है, स्टेटस क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस होता है कि भैया हमारा इंडिया जो है वो रूल करेगा, वो एक अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा और सारा रूल वो खुद करेगा, लेकिन उस पर नजर या उस पर जो रूल करेगा वो कौन करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरह से रूल करेगी। तो यह इसका डोमिनियन स्टेट का मीन्स था। अब नेहरू जी ने तो, जो मोतीलाल नेहरू जी ने, उन्होंने तो ये पास कर दिया था, बट इसके जो अगेंस्ट रहे थे उनके ही सन पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो थे सुभाष चंद्र बोस इसके खिलाफ थे कि भैया हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, स्टेटस नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें तो पूरी फ्रीडम चाहिए, हम ये चाहते हैं, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। तो अब मोतीलाल नेहरू जी ने कहा कि हमने तो रिपोर्ट भेज दी, अब क्या किया जाए? तो अब नेहरू जी ने कुछ आइडिया सुझाया और कुछ सुझाव उन्होंने दिए कि एक टाइम हम लोग देते हैं जिसमें 31 दिसंबर 1929 को, 31 दिसंबर 1929 तक का समय है। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर इसके लिए मान जाती है कि अभी हमें पूरा फ्रीडम दे दिया जाए, यानी हमें पूरी पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इस जो कमीशन है या जो रूल है उसको अडॉप्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में एक सेशन बिठाया जाता है, जिसमें जो रावी नदी के किनारे होता है। कहाँ पर अभी ये सेशन बिठाया गया था? रावी नदी के या रावी रिवर के किनारे था ये सेशन बिठाया गया था। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि भैया हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अब 31 दिसंबर 1929 को 12 बजे तक कोई भी मैसेज नहीं आया ब्रिटिश गवर्नमेंट का, कोई भी संदेश नहीं आया। तो अब क्या हुआ? अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसी दिन तय किया कि अब हमें क्या चाहिए भैया, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो अब क्या किया पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी ने कि 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को उन्होंने अपना स्वतंत्रता दिवस बनाया। क्या बनाया भैया? 26 जनवरी 1930 को उन्होंने अपना फर्स्ट फ्रीडम अपना एक आज़ादी का दिन बनाया। और इसी दिन को कॉर्पोरेट करने के लिए, इसी दिन को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए उन्होंने हमारा जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब इसमें क्या हुआ? अब इसके पहले, अब जिस दिन लागू करना था उसके 2 दिन पहले ही क्या बिठा दी गई भैया? एक मीटिंग रख दी गई। अब इस मीटिंग में क्या हुआ? अभी मीटिंग तो बैठ गई। अब मीटिंग कब बैठी थी? 24 जनवरी 1950 को यह मीटिंग क्या हुई? सेट की गई। अब इस मीटिंग में 2 काम किए गए। अब इस मीटिंग में क्या किए गए? जो नेशनल एंथम है और नेशनल सॉन्ग है, इन दोनों को क्या किया गया? हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। और इसके जो प्रेसिडेंट रहे थे, हमारे इंडिया के जो पहले प्रेसिडेंट रहे थे भैया, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट, और इस मीटिंग के 5th प्रेसिडेंट रहे थे। और इसी दिन उनको क्या बना दिया गया? प्रेसिडेंट बना दिया गया था। अब 26 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को दोनों को एडॉप्ट कर दिया गया। और उसके बाद जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, जितने भी रूल तैयार किए गए थे, लास्ट में सभी जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर उपस्थित थे 296, वो सारे मेंबरों की जो मेन लीडर थे उनकी सारों की सिग्नेचर वहां पर
कर दी गई थी। तो ये सारी चीजें हमें पता है। अब कब ये किया गया था एनफोर्स? 26 जनवरी 1950 को यह एनफोर्स कर दिया गया हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये थी हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन की स्टोरी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अब क्या क्या थे? पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डीलिंग विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रोवाइड्स वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें कुछ पॉलिसी भी तैयार की गई थी स्टेट के द्वारा। अब ये जो पॉलिसीज थी उसमें कुछ प्रिंसिपल बनाए गए स्टेट पॉलिसी के द्वारा। अब इसमें कुछ स्ट्राइक वगैरह भी हुई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तब इसमें थोड़ा सा हम डिटेल में भी जाएंगे आगे के जो नेक्स्ट वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और भी चीजें हम जानेंगे। तो इसमें कॉमनली हम ये बात जान लेते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर इंस्ट्रक्टेड टू द स्टेट ऑफ द सिक्योरिंग सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव थ्रू इट्स पॉलिसी। और इस पॉलिसी के दौरान क्या हुआ? कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव तैयार किए गए थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। खास बात तो ये आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को देखना न भूलिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी न भूलिएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।